1857 की क्रांति है। बहुत अच्छे से पहला सवाल आता है कि 1857 की क्रांति ऐसी मानी जाती है जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। किसे? 1857 की क्रांति को। ठीक, याद कर लेना। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आखिरकार 1857 की क्रांति को कहा किसने? तो यहां पर याद कर लेना, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर साहब ने। वीडी सावरकर साहब ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा किसको? 1857 की रिवॉल्यूशन को। तो इस प्रकार आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जबरदस्त तरीके से। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब बच्चे बहुत अच्छे से, ये क्रांति आखिरकार वजह क्या थी? देखो वजह बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते कौन सा है? सैनिक असंतोष। कि सेना में सैनिकों के द्वारा असंतोष फैल गया, विद्रोह फैल गया, उनके मन में कुंठा पैदा हो गई, जिस वजह से मेन वजह बताई जाती है कि सैनिक नाराज हो गए थे, जिस वजह से ये कारण। लेकिन कारण होते हैं इसके पीछे आर्थिक कारण जो पहले से चले आ रहे थे, धार्मिक सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण। क्योंकि देखो घर में जब कोई लड़ाई होती है, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, तो उस लड़ाई की वजह से तुरंत का कारण नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे से गुत्थी बनती जाती है। लेकिन तत्कालिक कारण की अगर बात करते हैं तो तत्कालिक कारण माना जाता है यही कि सैनिकों में असंतोष फैल गया था। वजह क्या थी? अंग्रेजों ने निर्णय लिया था। क्या निर्णय लिया था? अंग्रेजों ने निर्णय लिया था, देखो अंग्रेजों के पहले एक बंदूक चलती थी जिसका नाम था ब्राउन बैस। ठीक, ब्राउन बैस। अब क्या किया अंग्रेजों ने? निर्णय लिया कि 1856 में निर्णय लिया कि ब्राउन बैस की जगह हम लोग अब एनफील्ड राइफल के कारतूस का प्रयोग करेंगे, और ये कारतूस जो होंगे गाय और सुअर की चर्बी के बने होंगे। तो जिसके कारण मंगल पांडे ने मना कर दिया कि भाई मैं गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से नहीं छीलूंगा, क्योंकि मुंह से छीलकर बंदूक में कारतूस भरने पड़ते थे। और मंगल पांडे हिंदू धर्म के थे, उनका मानना था कि हम गाय को तो माता मानते हैं, इसलिए हम ये कारण नहीं कर सकते। तो ये कारण बताया जाता है तत्कालिक। तो मंगल पांडे इसके मेन वजह हो गए। ठीक, मंगल पांडे की वजह से मंगल पांडे ने ये एक प्रकार से विद्रोह छेड़ दिया। अब मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे बच्चे एक सैनिक थे। सैनिक जो थे वो कहां पर थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने, और इन्होंने एक नारा दे दिया था, हल्ला बोल। तो मंगल पांडे सिपाही कहां के थे? 34वीं बीएनआई। बीएनआई मतलब होता है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने सबसे पहले 29 मार्च 1857 को यह विरोध किया था। 29 मार्च 1857 को कहां से किया था? तो इन्होंने किया था बैरकपुर छावनी से। कहां से किया था? बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल से। तो जगह भी आप याद कर लेना, कहां के सिपाही थे? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल, छावनी के। ठीक, तो इन्होंने वहां से विद्रोह कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा ये तो हमारे खिलाफ जा रहा है, और अगर इसको हम रोक नहीं लगाते तो भाई साहब ये हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे सब लोग। तो इस वजह से अंग्रेजों ने आओ ताओ में मंगल पांडे को तुरंत फांसी की सजा सुना दी। 29 मार्च को इन्होंने विरोध किया और इन्होंने एक नारा दिया था, हल्ला बोल। मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। शहीद हो गए मंगल पांडे साहब। अब जब मंगल पांडे शहीद हो गए, पूरे भारत में एक चर्चा चलने लगी कि भाई इस तरह तो प्रत्येक सैनिक को अंग्रेज लोग फांसी पर लटका देंगे जो विरोध करेगा। तो इसके लिए थोड़ा ठीक ठाक विरोध किया जाए। तो पहली बार मेरठ में एक सेना की टुकड़ी द्वारा 20 एनआई के द्वारा 10 मई 1857 को विद्रोह छेड़ दिया गया। तो 10 मई 1857 को ठीक मेरठ से यह विद्रोह एक सेना की टुकड़ी द्वारा शुरू किया गया, और सेना की टुकड़ी का क्या नाम था? 20वीं एनआई। इनके द्वारा विद्रोह शुरू कर दिया गया। इसलिए पेपर में सवाल आता है कहां से विद्रोह शुरू हुआ? तो मेरठ से नाम आ जाता है। लेकिन सबसे पहले विद्रोह कहां छिड़ा था? मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको बात पता चल गई है। ठीक, अब सैनिक असंतोष के कारण ये थे, भारतीय सिपाहियों से भेदभाव होता था, कम वेतन मिलता था, ये तो नॉर्मल वजह है, लेकिन तत्कालिक कारण ये माना जाता है। तो इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि 1857 की क्रांति के समय भाई साहब गवर्नर जनरल कौन था? तो हमने आपको बताया था उस समय गवर्नर जनरल बना बैठा था कौन? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि हम गवर्नर जनरल आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक, लॉर्ड कैनिंग बना बैठा था। और उस समय इंग्लैंड के मतलब ब्रिटेन के पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री। तो उनका नाम था पामस्टन। पामस्टन नाम था, बहुत अच्छे से सब याद कर लेना। उस समय मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, जो अंतिम मुगल बादशाह माने जाते थे। ठीक, तो ये सब चीजें याद कर लेना। और उसी समय एक अखबार चलाया गया था जिसका नाम था क्रांतिकारी अखबार, आजाद पयामी। आजाद पयामी। तो एक कारण आपको ये पता चल गया। दूसरा कारण अगर देखा जाए तो ये था आर्थिक कारण, जो पहले से चला रहा था। अभी बहुत सारे विद्रोह हमने आपको बताए, किसानों से बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, फिर और क्या किया जाता था? भारतीय उद्योग का पतन किया जा रहा था। अपने उद्योग अंग्रेज के बढ़ाने में पड़े थे, भारतीयों का पूरा सत्यानाश करे थे, अंग्रेजों द्वारा धन की लूट ली जाती थी। अब कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश लोहे की चिड़िया नहीं बचा रहा था। तो आर्थिक वजह भी थी। सामाजिक धार्मिक कारण क्या थे? सती प्रथा, विधवा कानून लाए गए थे। ईसाई धर्म प्रचार का, भारत में ईसाई धर्म फैला रहे थे। ठीक, भारतीय परंपरा में हस्तक्षेप डाल रहे थे। और राजनीतिक कारण क्या थे? लैप्स की नीति, जो लॉर्ड डलहौजी ने राजहट की नीति अपनाई थी, ये भी एक बहुत बड़ा विद्रोह की वजह बनी। ठीक है, अवध का विलय इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया था कि अवध ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, अवध के राजा सही नहीं है। तो आप बता सकते हो भारतीय राजाओं की सत्ता समाप्त कर दी लोगों ने। तो ये बहुत सारे क्रांति के कारण बने, जिसके कारण भाई साहब ये चीजें चलती रही। ठीक है, जबरदस्त तरीके से आपको पता हो गई। क्लियर है? तो ये आप बता सकते हो। अब सुन लो आगे की बात, आगे की तरफ ये सुनते हैं कि इसकी हमने बता दिया आपको 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था, सिपाहियों ने विद्रोह किया और दिल्ली पहुंच गए थे। ठीक, कौन सी टुकड़ी द्वारा? 20वीं एनआई। और दूसरी बात, 1857 की क्रांति को ये किसने कहा था? या एक राष्ट्रीय विद्रोह है, या एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ये लाइन किसने बोली थी? या एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ये लाइन बच्चे बोली थी पता किसने? डिजराइली ने। डिजराइली ने कहा था या एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ये भी याद कर लेना। ठीक, जबरदस्त तरीके से। अब बात समझ लेना, अलग अलग क्षेत्र में सारे भारत के नेता ने एक प्रकार से आप क्या कर दिया था? एक प्रकार से बिल्कुल बजा दिया था। क्या बिल्कुल बजा दिया था? दिल्ली से अलग अलग केंद्र से अलग अलग लोग भाई साहब वो एक प्रकार से इनके खिलाफ मोर्चा साध दिया। दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक, आज बहादुर शाह जफर वहां से नेतृत्व कर रहे थे। इनके काम क्या किया? अंतिम मुगल सम्राट थे, लेकिन अंग्रेजों ने सोचा पहले राजा को हटाओ, फिर विद्रोहियों ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक, फिर बाद में इन्हें रंगून बर्मा निर्वासित कर दिया। मतलब इनका एक प्रकार से बर्मा भेज दिया और वहीं पर जाकर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। याद कर लेना। ठीक है, अब कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब। नाना साहब के नाम साथ एक नाम और आता है, तात्या टोपे। क्लियर है? झांसी से नेतृत्व करता थी रानी लक्ष्मीबाई, अवध से नेतृत्व करता थी बेगम हजरत महल, बिहार से थे कुंवर सिंह, कहीं बिहार आता, कहीं जगदीशपुर आता है, बरेली से आते हैं खान बहादुर खान। मतलब ये अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग थे। अब जैसे यहीं पर एक आता है फैजाबाद। फैजाबाद से कौन था? फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। तो मौलवी अहमदुल्ला कहां से नेतृत्व करता था 1857 की क्रांति के? तो आप बता सकते हो फैजाबाद से। फतेहपुर से कौन थे? अजी मुल्ला। फतेहपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? अजी मुल्ला। तो ये सारे के सारे मेन हमने क्षेत्र बता दिए। बाकी आसाम से भी थे, ग्वालियर से भी थे, ग्वालियर से तात्या टोपे का भी नाम आ जाता है। ठीक है, हाँ चलो। एक बच्चा कह रहा है ये मास्टर पागल है, इसके चक्कर मत पड़ो, सब फेल हो जाएंगे। भाई मैं बिल्कुल पागल हूं, पागली लोग तो पढ़ाते हैं यहाँ पे, नहीं पता क्या तुम्हें?
अरे भाई मैं पागल हूं, तुम हमको जाने दो यार, हम आगरा की जेल में, बरेली की जेल में जो पागल खाना है वहां पे बंद हो जाएंगे। तुमको क्या करना भाई, ठीक है, तुमको क्या करना है ना, तुमको कोई दिक्कत नहीं, हम पागल हमको रहने दो। तुम भाई अच्छे हो, मैं ईश्वर से दुआ करता हूं, तुम आप अच्छे अच्छे बढ़िया पढ़ लो और पेपर निकाल दो। मैं नहीं चाहता कहीं आप मेरे चक्कर पागल हो गए, उसकी वजह से पता चला न्यूज छप गई कि राघव सर से एक पढ़ के एक बच्चा हुआ पागल, भाई उसके बाद मुझे भी पता लगा जेल हो गए, भाई ऐसा क्या पढ़ा दिया कि पागल हो गया बच्चा, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई, मुझे रहने दो पागल, मैं स्वीकार करता हूं, मैं पागल हूं यार, तुम अच्छे रहो बस। और उसको स्वाप करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर कि मास्टर पागल है, भाई सबको लगेगा कि मैं पागल हूं, जिसको पढ़ना आ रहा भाई पढ़ने दो, ठीक है। तो यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारे साथ तो पागल ही हैं भाई, तुम समझदार हो, तुम अच्छे हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपना इंटरनेट का डाटा खर्च कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मत करो मेरे बच्चे। पता चला तेरा डाटा भी खत्म हो गया कहीं, फिर कल बोल भी ना पाओ, इसलिए नेट बचा के रखो और अच्छे से उसका यूज करो रोज कमेंट करने के लिए, जैसे रोज आओ 2-3 बार कमेंट कर दो तो मजा आएगा, ठीक है। हाँ अब भाई एक दिन आयो एक ही दिन भाई क्या आग लगा दोगे भाई, जब रोज साबित करोगे तब तो पागल को साबित होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो सब स्वीकार करता हूँ, जो बच्चा हमसे पढ़ना पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ना हम घर नहीं पढ़ाने जाएंगे, हम यहाँ पे खड़े खड़े पढ़ाएंगे। मैं किसी के घर पढ़ाने तो आ नहीं रहा हूँ यार, ठीक है, मैं तो किसी घर पढ़ाने आ नहीं रहा हूँ, मैं यहीं से दूर से पढ़ा रहा हूँ, तुमको मजा आए पढ़ो, ना मजा आए ना पढ़ो भाई, हमने तो कहा नहीं कि तुम पढ़ो हमसे, है कि नहीं। तुम्हारे लोगों की डिमांड थी कि सर लूसेंट किताब का पूरा सब टॉपिक अच्छे से पढ़ाओ, तो पढ़ा रहे हैं, और जिस दिन लगेगा मैं पूर्णतः पागल हो गया बंद कर दूंगा, ठीक है। चल खुश, चल बेटा क्रांति असफल हो गई थी, और क्रांति असफल की वजह क्या थी ये भी जान लो आप, क्योंकि अपने ही देश में सिंपल सी बात है, एकता का अभाव था, आधुनिक हथियारों की कमी थी, सीमित क्षेत्र तक फैलाव था और अंग्रेजों की सैन्य शक्ति थी, ये क्रांति की अनसक्सेसफुल का सबसे बड़ी वजह थी, ठीक ये मान लेना, ठीक है। तो 1857 की क्रांति जो फेल हुई थी, पहली बात तो सब लोग अलग अलग क्षेत्र में लड़ रहे थे, कोई मेन लीडर नहीं बना था, समझ लो, तो इस प्रकार आप ये बता सकते हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से 1857 की क्रांति का पूरा मामला होता है समाप्त, ठीक। अब 1857 की क्रांति के बाद अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे अब अगर तुम किताब में देखोगे तो आएगा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, या आप कह सकते हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चाहे बोलो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कि कैसे कैसे भारत को आजादी मिली, कौन कौन से एक प्रकार से वो हुए, ठीक है। चलो सबसे पहला अगर मैं देखोगे स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है, स्वदेशी आंदोलन हुआ क्यों था ये भी मैं तुमको बता दे रहा हूं। आप देख सकते हो बंगाल विभाजन, अब ये जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था, लेकिन बंगाल विभाजन प्रभावी जो हुआ वो इस तारीख को हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से, ठीक याद कर लेना। अब क्या हुआ 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, और बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था वो लिया गया था 20 जुलाई 1905 को, ठीक है। अब 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया, लेकिन प्रभावी लागू हुआ 16 अक्टूबर को। अब तुम कहोगे 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की घोषणा जो की थी 20 जुलाई को की थी, तो यहां पर ये लाइन काट देना बेटा, 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, ये चीज याद कर लेना, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, भारत के लोगों को ही आपस में बांटने का काम किया था, ठीक, आपस में बांटने का काम किया था, याद कर लेना। इसके विरोध में बहुत सारे नेता लोग थे जिन्होंने एक उद्देश्य चलाया स्वदेशी आंदोलन, प्रशासनिक सुविधा का बहाना, वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। ब्रिटिश का था भारतीय प्रक्रिया व्यापक जन आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार। भारतीयों ने कहा कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, अपने देश की वस्तुओं का हम लोग ज्यादा प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो पैदा होगा तो अपने भारतीयों को ही फंसा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार करना, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना करना, जनसभाएं करना, जुलूस करना, हड़ताल करना, ये सब स्वदेशी आंदोलन के मेन पॉइंट थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख समाचार पत्र भी निकाले गए थे, एक पत्र का नाम था संध्या, संध्या के लेखक थे ब्रह्मा बंदोपाध्याय, युगांतर तो बहुत ज्यादा पेपर में आता है, कौन लेखक थे, बरीन्द्र कुमार घोष, क्लियर है। वंदे मातरम एक पत्रिका थी अरविंद घोष द्वारा, कर्मयोगी अरविंद घोष के द्वारा, तो ये सारे आपको याद कर लेना स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड थे। जो 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था, इसीलिए 7 अगस्त को आज की तारीख में एक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय हथकरघा का मतलब होता है हाथ से बनी वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करना, क्लियर हुई बात। तो बहुत अच्छे से चीज याद कर लेना स्वदेशी आंदोलन का मामला। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत पता कब से हुई थी, स्वदेशी आंदोलन ये जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को घोषणा की थी कि प्रत्येक 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। बेटा मेरा क्लास ये शाम 6 बजे होता है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद आता है 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, कहां पर हुआ था, कलकत्ता में। अब कांग्रेस के अधिवेशन चलेंगे और जिसके नेतृत्व करता थे दादा भाई नेहरू जी, मतलब अध्यक्ष बने थे 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। दादा भाई नेहरू जी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ठीक। दादा भाई नेहरू जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी, ये भी याद कर लेना। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी, तो दादा भाई नेहरू जी ने, क्लियर है। सबसे बड़ी बात आती है दादा भाई नेहरू जी ने पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और एक लिखी थी राष्ट्रकूट, क्लियर है। तो इस प्रकार आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस अधिवेशन में क्या प्रस्ताव रखा था, स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, स्वदेशी वस्तुओं का प्रस्ताव रखा था, स्वदेशी बहिष्कार करना था अंग्रेजी वस्तुओं का, और राष्ट्रीय शिक्षा को स्वीकार करना था। पेपर में सवाल आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कौन सा ऐसा अधिवेशन था जहां पे सबसे पहले स्वराज को एज अ लक्ष्य घोषित किया गया था। स्वराज को लक्ष्य कब घोषित किया गया था, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, याद कर लेना। 2 टाइप के नेता हुए थे, एक उग्र, मतलब जिनको हम उग्र को बोल सकते हैं, गरम दल के नेता, मतलब ये लोग अहिंसा में विश्वास रखते थे, ठीक। ये लोग स्वराज को अपना जनसिद्ध अधिकार मानते थे, जन आंदोलन करते थे, बहिष्कार करते थे और डायरेक्ट लड़ाई करते थे, संवैधानिक सुधारों पर अविश्वास रखते थे। इनका मानना था कि कानून से कुछ नहीं होता, कानून को तोड़ दो उसी से कुछ होने वाला है, ठीक। और एक तरफ नेता होते थे, अब ये गरम दल के जो नेता थे आप नाम देख सकते हो, बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इसलिए इनको 3 को बोलते हैं लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, बहुत अच्छे से आप इसको बता सकते हो, ठीक। लाल बाल पाल के नाम से अरविंद घोष भी गरम दल के नेता में आते हैं, जैसे भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, सब इसी में आते हैं, ठीक। अब लेकिन जो उदारवादी और नरम दल के नेता की अगर बात करेंगे, आप कह सकते हो उदारवादी, क्योंकि पेपर में आता है कौन गरम दल का नेता था, कौन नरम दल का नेता था। ये लोग अहिंसा में विश्वास रखते थे, ये लोग हिंसा में विश्वास रखते थे। उदारवादी नेता में अगर मैं बात करता हूं तो एक नाम तो ऊपर का ही आ जाता है, दादा भाई नेहरू जी का, और जैसे महात्मा गांधी थे इसमें आएंगे, भाई सब इसी में आएंगे, बता सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल में आते, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब बेटा नरम दल में नेता में आते थे, और ऊपर वाले जितने मैंने तुमको बताए वो सब गरम दल में नेता आते थे, ठीक। तो बड़े अच्छे से चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक। तो आराम से बता सकते हो, आगे आओ। फिर उसके बाद जो अगला अधिवेशन हुआ वो हुआ 1907 का अधिवेशन, एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। 1907 का जब आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे,
तो 1907 का अधिवेशन हुआ, सूरत अधिवेशन। कहां पे हुआ? सूरत में। अब इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे रास बिहारी घोष। तो नाम याद कर लेना, रास बिहारी घोष इस अधिवेशन के अध्यक्षता की थी सूरत अधिवेशन में। क्लियर? अब सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, इसमें हुआ क्या था? नरम दल और गरम दल, जो उग्रवादी नेता थे और उदारवादी नेता थे, दोनों की आपस में पटती नहीं थी। तो जब आप पटती नहीं थी, मतलब एक दूसरे के विचार मैच नहीं करते थे, इसलिए नरम दल और गरम दल दोनों का क्या हो गया? विभाजन हो गया। कब हुआ? 1907 के सूरत अधिवेशन में। उग्र राष्ट्रवादियों का प्रभाव बढ़ा, मतलब जो गरम दल के नेता थे उनका यहां पर प्रभाव बढ़ गया था। ठीक, उसके बाद एक वर्ष इंपॉर्टेंट आता है 1893 में, एक परिवर्तनकारी वर्ष माना जाता है। इस वर्ष क्या क्या होता है? तो भारत की तरफ से जो थे स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म संसद में संबोधित करते हैं, और इस 1893 को हम लोग बोलते हैं विश्व धर्म सम्मेलन। पेपर में अगर तुमसे पूछा जाए कि विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष हुआ था,